ठीक है, मैं होमवर्क डिस्कस कर लेता हूँ पहले जल्दी से। दोनों क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ। क्योंकि काफी बच्चों ने मुझे होमवर्क नहीं भेजा, इट वॉज डिसअपॉइंटिंग। जितना हो रहा था कम से कम उतना तो भेजना चाहिए था। कोई मुश्किल नहीं था। ओके, ए पार्ट वन, यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ओबी। तो आपने स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगा दिया होगा। अच्छा, इसमें एक चीज मिसप्रिंट हुई हुई है, यहाँ पे कभी भी अपॉन नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज मैं मिटा रहा हूँ, ये एक मिसप्रिंट है, ये मैंने मिटा दिया। ओके, तो जब हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट -9 का स्क्वायर +40 का स्क्वायर। टेक दिस एज अ पेपर टू क्वेश्चन, यूज योर कैलकुलेटर एंड टेल मी द मैग्नीट्यूड। 41। पार्ट टू, चौधरी शयान पी क्यू का वेक्टर कैसे निकालेंगे? देख के बता दीजिए, पी क्यू का वेक्टर कैसे निकालेंगे अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। यस, ओ क्यू माइनस ओ पी ब्रेक कर देंगे। तो जिन बच्चों ने ब्रेक करके सॉल्व करके आंसर निकाला था वो मुझे बता दें क्या आया था। 12 और -56। अब आ जाते हैं डायग्राम के ऊपर। अब इंपॉर्टेंट और मुश्किल वाला पार्ट। इन द डायग्राम ए बी सी एंड ई बी डी आर टू स्ट्रेट लाइन्स। बिल्कुल ऐसे ही है, ए बी सी एंड ई बी डी आर टू स्ट्रेट लाइन्स। एंगल ई ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी बी। ए वाला एंगल बराबर है डी वाले एंगल के। वो उसने मार्क किया हुआ है। अगर वो ये नहीं भी लिखता, अगर उसने डायग्राम पे ये दो एंगल्स मार्क किए हुए हैं, तो ये मार्क करने का पर्पस क्या बताना होता है कि ये इक्वल है, और कोई पर्पस नहीं होता इनको मार्क करने का। उसके बाद उसने कुछ लेंस दी हुई है हमें, ए बी की लेंथ दी हुई है, मिकाइल ये कैसे मैसेजेस कर रहे हैं आप मुझे? जो भी लेंस इसने हमें दी हुई है वो लेंस इस पे मार्क है। कोई ऐसी लेंस तो नहीं है जो मार्क्ड नहीं है? सारी मार्क्ड है। कौन सी मार्क्ड नहीं है? सारी तो मार्क्ड है, ए बी। सारी मार्क्ड है ना? ओके, एक्सप्लेन व्हाई ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी सी। दो तरीके होते हैं, या तो एंगल्स की मदद से बताएं या फिर रेशोस की मदद से बताएं। रेशोस से बता सकते हैं, अगर तीन लेंस दी हुई है सिर्फ, कम से कम कितनी लेंस दी हुई होनी चाहिए रेशोस लगाने के लिए? चार लेंस दी हुई होनी चाहिए, ताकि वन लेंथ अपॉन द अदर लेंथ इज इक्वल टू द थर्ड लेंथ अपॉन द फोर्थ लेंथ। तो रेशो लेंथ से तो हम नहीं कर सकते, तो हम एंगल्स की मदद से करेंगे। और कितने एंगल्स प्रूव करने होते हैं? दो। ओके, जिसमें से एक तो हैदर उसने खुद ही क्वेश्चन में बता दिया, एक तो उसने खुद ही क्वेश्चन में बता दिया। क्या आप मुझे इस डायग्राम को देखकर हैदर और कोई दो एंगल्स बता सकते हैं जो इन दोनों ट्रायंगल्स में सेम होंगे? यस। आज सात नहीं है तो मिकाइल सात की कमी पूरी करेंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की वजह से बी वाले एंगल्स बराबर होंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे? बच्चे पेपर के अंदर पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं कि जैसे ये इस्लामियात का क्वेश्चन है, कोई 10 मार्क वाला सवाल है, और लंबे लंबे पैराग्राफ लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको मैथमेटिकली प्रूव करना है। यस, सबसे पहले तो आप यही लिख देंगे जो सवाल में बताया हुआ था, ई ए बी इज इक्वल टू सी डी बी, और इसका रीजन हम क्या देंगे? गिवन
और दूसरा हम बिल्कुल लिख सकते हैं। yes. अच्छा, आप बे लिखना चाह रहे हैं? हाँ, वो भी लिख सकते हैं। दूसरा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के लिए मेरे अल्फाबेट्स की अरेंजमेंट क्या होगी? ए बी ई इज इक्वल्स टू डी बी सी। रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बस दो कंडीशंस काफी होती है। कौन से सेम है? ई और सी। हाँ, जब ये और ये और ये और ये हमने बता दिए तो हमें पता चला कि ये और ये भी सेम है, उससे पहले तो नहीं पता था। नहीं, नहीं लिख सकते। ओके, पार्ट टू, शो दैट BE इज इक्वल टू 3। जब हमें पता चल गया कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, उसने बोला है, तो क्या मैं यहां से रेशियोज बना सकता हूँ? रेशियोज बनाऊंगा तो BE की लेंथ मिलेगी, वरना कैसे मिलेगी? तो रेशियोज कैसे बनाते थे? AB अपॉन DB इज इक्वल टू, यस, BE अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन DC। यानी कि फर्स्ट सेकंड अल्फाबेट अपॉन फर्स्ट सेकंड अल्फाबेट इज इक्वल टू सेकंड थर्ड अल्फाबेट अपॉन सेकंड थर्ड अल्फाबेट इज इक्वल टू फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट थर्ड। ठीक है, पहले रेशियोज बनाइए। AB अपॉन DB इज इक्वल टू BE अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन DC। नाउ प्लीज हेल्प मी पुट द लेंथ इनटू दिस। AB कितना है? 2, DB 4, BE प्रूफ करना है, तो मैं अभी से 3 नहीं लिख सकता, और BC 6, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, AE और DC वाला रेशियो मैं कैंसिल कर दूंगा, उसका कोई काम नहीं, इट इज यूजलेस। और एक सही आंसर। 4 को तो वहां नहीं भेजेंगे हम लोग, सिर्फ 6 को यहाँ भेज देंगे। लेट्स कैंसिल आउट। थ्री आ रहे, प्रूव हो गया 3। ऑल राइट, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? राइट डाउन एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स एरिया ऑफ ए बी ई अपॉन, यस, एरिया ऑफ डी बी सी। क्या इनमें कोई लेंथ कॉमन है? नो, क्योंकि एक ये वाला ट्राइंगल है और दूसरा ये वाला ट्राइंगल है, कोई लेंथ कॉमन नहीं है। तो सिर्फ L1 अपॉन L2 लगेगा या उस पर स्क्वायर लगेगा? उस पर स्क्वायर लगेगा। L1 अपॉन L2 स्क्वायर। ओके, मैं L1 अपॉन L2 लिखने के बजाय वो लेंथ लिखना चाह रहा हूँ अजर, जो मुझे यहाँ पुट करनी चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं मुझे इस ट्राइंगल की कौन सी लेंथ लेनी चाहिए अजर, और इस ट्राइंगल की कौन सी लेंथ लेनी चाहिए? BC वाली। दो ट्राइंगल से आप कह रहे हैं बस BC वाली हो गया, दोनों ट्राइंगल्स की लेंथ आपके लिए। पहले आप इस ट्राइंगल की लेंथ बताएंगे मुझे, छोटे वाले ट्राइंगल की आप कौन सी लेंथ लेंगे? AB।
और बड़े वाले ट्राइंगल की BC। वजह कोलिनियर। वेरी गुड। हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, सवाल में हमने रेशियोज बनाए थे। क्या हमने सिमिलैरिटी के रेशियोज बनाए थे? तो आप कोई एक रेशियो पुट करेंगे। यस, इस वक्त आप सिर्फ कोलिनियर नहीं देखेंगे। या तो आप AB अपॉन DB का रेशियो पुट कर दें, या फिर आप BE अपॉन BC का रेशियो पुट कर दें, क्योंकि हम रेशियोज बना चुके हैं। तो AB अपॉन DB यूज कर लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो दोनों हमें गिवन है। 2/4, तो ये कैंसिल होके हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है। कोलिनियर या पैरेलल हम तब चेक करेंगे जब क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ होगा कि कौन सा ट्राइंगल किस ट्राइंगल से सिमिलर है। अगर बताया हुआ है तो फिर आप रेशियो से चेक करेंगे। द क्वेश्चन डज नॉट एंड ओवर हियर। अभी एक इसका बहुत बड़ा सा पार्ट रहता है विच आई एम गोइंग टू पेस्ट नाउ। ठीक है, मैं इसका डायग्राम भी दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, सबसे पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है? द वेक्टर BC। हमें BC वाला वेक्टर निकालना है। उसने कौन कौन से वेक्टर्स दे दिए? AB और DB। मार्क करो डायग्राम के ऊपर। जब तक आप ये वेक्टर्स मार्क नहीं करेंगे आप कैसे सॉल्व करेंगे? मार्क दीज वेक्टर्स ऑन द डायग्राम। यस, तो हम AB के ऊपर B मार्क करेंगे, और DB कहाँ है? DB ऊपर से नीचे आ रहा है, ये DB। प्लीज कंसीडर द डायरेक्शन, इट्स कमिंग फ्रॉम D टू B। ये वेक्टर इन्होंने दिया है Q। तो वो हमसे मांग कौन सा वेक्टर है? पहले पार्ट में BC का वेक्टर मांग रहा है। ओके, तो अगर मुझे BC का वेक्टर निकालना है तो मैं कैसे निकालूं? बेटा ये रेशियो बना हुआ है ना, 2:6। तो अगर 2 रेशियो वाला वेक्टर P है तो 6 रेशियो वाला कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या डायरेक्ट बता दो, क्योंकि वेक्टर के लिए क्या सेम होना जरूरी है? डायरेक्शन सेम है दोनों का, तो इसका मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का k टाइम्स है। तो अगर ये 2 रेशियो वाला P के बराबर है तो 6 रेशियो वाला ऑब्वियसली इसका 3 टाइम्स होगा, वरना आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, आंसर इन एनी केस 3P आएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है BE, जो कि ये वाला वेक्टर है। इसकी लेंथ हम निकाल चुके हैं पिछले पार्ट में 3। तो चौधरी शायान कैसे आएगा BE का वेक्टर? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, थोड़ा ले मैन लैंग्वेज में समझाइए। हम पार्ट B कर रहे हैं जिसमें हमें BE का वेक्टर निकालना है। ये कैसे निकालेंगे? मुझे रेशियो वेक्टर की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बता सकते हैं आप? ये वाला जो वेक्टर है Q, इसका रेशियो कितना है? 4। तो 4 के सामने क्या आएगा? Q। और ये वाला जो वेक्टर हमें BE फाइंड करना है, इसका रेशियो कितना है? 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ओके, ठीक है। वो आप इतनी हाई लेवल मैथ बता रहे हैं ना, वो मुझे समझ में नहीं आती। 4 के सामने Q आएगा, 4 रेशियो वाला वेक्टर Q है, 3 रेशियो वाला वेक्टर BE।
तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बीई आ जाएगा 3Q अपॉन 4। पार्ट सी AE। बताइए सलमान, अगर मुझे ए से ई तक जाना है, पहले ए से बी चले जाएंगे और फिर बी से ई चले जाएंगे, और दोनों वेक्टर्स हमें पता है, दोनों वेक्टर्स हमें पता है। ए से बी चले जाएंगे और फिर बी से ई चले जाएंगे। ए बी क्वेश्चन में दिया हुआ था, पी और बीई हमने निकाला पिछले पार्ट में 3Q अपॉन 4। आप ले लें एनसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लें बिल्कुल, लेकिन एग्जामिनर इसको गलत नहीं करेगा अगर आप यहाँ छोड़ेंगे। ही कैन नॉट मार्क इट एज रॉन्ग। हाँ, आखिर में हो सकता है वो कैंसिलेशन वगैरह होती है, उसके लिए एलसीएम जरूरी पड़ जाए, लेकिन मेरे पास यहाँ जगह कम है तो मैं डायरेक्टली पार्ट डी कर रहा हूँ। पार्ट डी में हमें क्या निकालना है? डी सी। डी से जाना है सी तक, तो पहले मैं डी से कहा जाऊंगा, डी से बी और फिर बी से सी, करेक्ट। तो डी बी प्लस बी सी। क्यों डीबी हमने नहीं निकाला था? डीबी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 मिकाइल, इट्स ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। क्यू, सॉरी, क्यू दिया हुआ है, मैंने 4 बोल दिया, क्यू दिया हुआ है, यस इट्स क्यू। तो ये हो जाएगा क्यू प्लस 3P। ओके, तो ये हमारा डीसी का वेक्टर भी आ गया, चारों वेक्टर्स आ गए जी। पार्ट 5, यूज योर आंसर्स टू पार्ट्स 4C एंड D, यानी कि ये दोनों आंसर्स यूज करने हैं, टू एक्सप्लेन व्हाई AE इज नॉट पैरेलल टू DC। पैरेलल हो या पैरेलल ना हो, प्रूफ करने के लिए K टाइम्स करेंगे। लेट्स अप्लाई K टाइम्स, यानी कि पहले तो K की वैल्यू निकल जाती थी, अब K की वैल्यू नहीं निकलनी चाहिए, या कोई ना कोई मसला आना चाहिए। AE इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ DC। AE की जगह मैं लिख दूंगा P प्लस 3Q अपॉन 4 इज इक्वल टू K टाइम्स Q प्लस 3P। वेक्टर्स तो कट नहीं सकते, आप एलसीएम लेके भी देख लें, लेकिन ज्यादा अच्छा मेथड क्या है इसके अंदर, इंस्टेड ऑफ कैंसिलिंग आउट ब्रैकेट्स विद ब्रैकेट्स, वो तो वैसे भी कैंसिल नहीं होंगे, आप देख लीजिएगा, KQ प्लस 3KP। मैंने एक और मेथड भी तो सिखाया था आपको वेक्टर्स के अंदर, P वाले वेक्टर को P वाले वेक्टर से इक्वेट कर दो, क्योंकि बीच में साइन कौन सा है, इक्वल्स टू, और Q वाले वेक्टर को Q वाले वेक्टर से इक्वेट कर दो। ये मैंने P वाले को इक्वेट कर दिया P वाले वेक्टर से, और Q वाले वेक्टर को इक्वेट कर दिया Q वाले वेक्टर से। ओके, P वाले को P वाले से जो मैंने इक्वेट किया, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? P को उधर ले जाके डिवाइड करेंगे, जिससे P से P कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3। अगर यहां से K की वैल्यू 1/3 आ रही है, तो वहां से भी 1/3 आनी चाहिए, अगर पैरेलल है। अगर पैरेलल है, और अगर K डिफरेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब पैरेलल नहीं है। Q को Q से कैंसिल कर दो, K कितना आ गया? यहाँ से K तो 3/4 आ रहा है। बस अब आप स्टेटमेंट लिख दें, हेंस दे आर नॉट पैरेलल। स्केलर लीनियर मतलब K की वैल्यू, दैट्स इट। ठीक है, स्केलर का मतलब K की वैल्यू। ओके, हेंस दे आर नॉट पैरेलल, क्योंकि K की वैल्यू सेम नहीं आ रही।
दूसरा आपने कौन सा बोला? 34 भी नहीं हुआ? पूरा हो गया? बहुत अच्छी बात है, अगर पूरा हो गया मैं डिस्कस कर लेता हूँ 34 भी जल्दी से। आप लोग आपस में डिस्कस नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को? आई एम पेस्टिंग द क्वेश्चन ऑन अ फ्रेश पेज। सबसे पहला पार्ट ए बी का मैग्नीट्यूड, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए। आपको आना चाहिए कि ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे आता है, कितना आएगा। पेपर 2 है, कैलकुलेटर यूज कर लो। 13 तो नहीं आएगा, 17 आएगा। ओके, ए बी का मैग्नीट्यूड 17 आएगा। और शायद बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? वेरी गुड, ए बी को ब्रेक कर देंगे। ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, जहां पे ए बी की जगह मैं लिख रहा हूं -8 15। बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी कि ओ बी मुझे फाइंड करना है। हैदर, ओ ए की जगह मैं क्या लिखूंगा? किसके? वो क्या है? 10 1। ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, ओ बी मिल जाएगा। और जो ओ बी होगा वही बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। वो कितना आ रहा है? 2,16। वेक्टर की फॉर्म में तो 2/16 आएगा, लेकिन आप इसको कोऑर्डिनेट बना के लिखेंगे। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। आपको किसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं? सी के कोऑर्डिनेट्स का मतलब कौन सा वेक्टर दिया हुआ है? ओ सी दिया हुआ है। आपको ओ सी दिया हुआ है 42 16। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, सी डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी। तो ए बी तो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं क्या करूं? ए बी के अंदर, यस, ए बी का वेक्टर पुट कर देता हूं। पहले मैं ए बी के अंदर ए बी का वेक्टर पुट कर रहा हूं, वो कितना दिया हुआ था? तो यहां से मुझे सी डी कितना मिल जाएगा? -24 45। तो सलमान, मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे अगर सी डी इसके बराबर है? ओ डी माइनस ओ सी, सी डी को ब्रेक कर देंगे। ये पूरा क्वेश्चन ब्रेक करने के ऊपर ही है शायद। और सलमान, मैं ओसी में क्या लिखूंगा? 42 16। हो गया था ये आपसे, जबरदस्त। ये वहां जाके ऐड हो जाएगा, तो आपके पास ओडी आ जाएगा। क्यों? तो जो भी ओडी का वेक्टर होगा वही डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। कितना? 19 18,61। पार्ट 2। अब कौन सा वेक्टर निकालें? एडी। एडी कैसे मिलेगा? एडी को ब्रेक कर देंगे, ओडी माइनस ओ ए। अब जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से ओडी में ओडी पुट करें, ओ ए में ओ ए पुट करें, और आंसर निकाल लें। उसके बाद किसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है? किसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है? ई का कोऑर्डिनेट मतलब कौन सा वेक्टर दिया हुआ है? ओ ई दिया हुआ है, के 16। कौन सा वेक्टर निकालना है? ए ई निकालना है, वो उसको ब्रेक करके निकाल लेंगे।
यस। अच्छा, ब्रेक करके मुझे डायरेक्टली मिकाइल अपना आंसर बता दीजिए आपका क्या है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम इन डूइंग द सेम रेपिटेशन अगेन एंड अगेन। k-10 और नीचे 50 15। ओके, ब्रेक करके ए ई ब्रेक होके क्या बनेगा, ओ ई माइनस ओ ए। ओ ई और ओ ए तो पता है ना, हमें ए ई निकालने के लिए ये दोनों चाहिए, ए ई थोड़ी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ के आएगा, उसने बोला इन टर्म्स ऑफ के निकालो, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ के। गिवन दैट AED is a straight line, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। AED is a straight line, वेरी गुड। अगर AED एक स्ट्रेट लाइन है तो ये कंफर्म करता है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है, कोलिनियर। दिस पार्ट इज बेस्ड ऑन कोलिनियर पॉइंट्स। किसी से ये वाला पार्ट हुआ था? ओके, कोलिनियर की प्रॉपर्टी क्या होती है, के टाइम्स। ओके, अगर ए ई डी कोलिनियर है तो मैं अप्लाई क्या कर सकता हूं, ए डी इज इक्वल टू के टाइम्स ए ई, या मैं अप्लाई कर सकता हूं ए डी इज इक्वल टू के टाइम्स ए ई, तो मैंने ऊपर लिख दिया ना। और क्या हो सकता है, ई डी, राइट। तो यूज मैं वो करूंगा जो वेक्टर्स में निकाल चुका हूं, मैं ए ई निकाल चुका हूं और एडी भी निकाल चुका हूं, तो यही वाली अप्लाई कर देंगे, ये नीचे वाली अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, हम के नहीं लिख सकते क्योंकि क्वेश्चन में के ऑलरेडी यूज हुआ है, तो हमें कोई और अल्फाबेट यूज करना पड़ेगा। हाँ, एक ही बात है, लेकिन सॉल्व तो हो ही जाएगा। तो मैं अप्लाई कर रहा हूं पार्ट 2 के लिए, ए ई इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ ए डी। आप मुझे अजहर आप लिखवा देंगे ए ई कितना था, k-10 15, और ए डी कितना था 8 60। दोनों को इंडिविजुअली इक्वेट कीजिए। यस, पहले m की वैल्यू निकलेगी और फिर k की वैल्यू निकलेगी, बिल्कुल। k-10 is equals to 8m and 15 is equals to 60m। ठीक है, 60 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/4। बिल्कुल, अब m के अंदर m की वैल्यू पुट कर देंगे। 4 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। यस, -10 वहां जाके +10 हो जाएगा, तो k की वैल्यू 12 आ जाएगी। हो गया कंप्लीट। और आखिरी पार्ट वही एरिया वाला, अब खुद से निकालो जिन बच्चों ने नहीं किया है। इसमें कोई लेंथ कॉमन नहीं है तो स्क्वायर लगेगा, ए बी ई और सी डी ई। पहले ये तो बताओ तो कौन सी लेंथ अपॉन कौन सी लेंथ, कोलिनियर पिछले पार्ट में लगाया है ना, उन्होंने प्रूफ करवाया ना कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए हमने कौन से दो यूज किए थे,
ए ई और ए डी, ए ई और ए डी। ओके, ए ई और ए डी ये पूरा था। तो मुझे बताइए ए ई अपॉन ए डी से करके हमारा एम कितना आया था? एम 1/4 आया था ना। अगर मैं एम की जगह एम पुट कर दूं, इसका मतलब ए ई किसके बराबर है? 1/4 टाइम्स ए डी। यहां से मुझे रेशो मिलेगा बहुत आसानी से। ए डी नीचे जाएगा, ए ई अपॉन ए डी कितना बन गया? 1/4। इसको डायग्राम पे मार्क करो, मार्क दिस ऑन द डायग्राम। क्योंकि ये जो के की वैल्यू या ये जो हम करते हैं ना पैरेलल या कोलिनियर, या आखिर में कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर होता है। ए ई पे मैं 1 पुट करूंगा और पूरा ए डी 4 है, तो ई डी में मैं क्या पुट करूंगा? 3। तो बताओ ना, ऊपर कौन सी लेंथ आएगी, नीचे कौन सी लेंथ आएगी? ऊपर ए ई आएगा और नीचे ई डी यानी कि 3 आएगा। तो ये 1/3 का स्क्वायर बनेगा। मिकाइल आपने ऐसे ही किया था? ओके, किस मेथड से? और फिर वेक्टर्स पुट किए, मैग्नीट्यूड्स पुट किए। माइनस करके? कैंसिल किया आपने? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा तेज तेज करें, थोड़ी स्पीड पकड़ें। Read the question, underline the main information so that you can apply that information on the question. मैं अभी इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन करने के लिए कह रहा हूँ। जहां से आपका रेशियो बनेगा, शयान क्या रेशियो बनेगा यहाँ से? यस, ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू 1/3। ओ बी 1 और पूरा ओ डी 3 है, तो मैं बी डी पे क्या लिखूंगा? 2। ओके, एक चीज और, अगर ए मिड पॉइंट है ओसी का, इफ ए इज द मिड पॉइंट, तो आप कौन सा वेक्टर मार्क कर सकते हैं? अगर ओ ए जो है वो ए के बराबर है, तो ए सी भी ए के बराबर होगा। ये आपको मार्क, ये वाली मैथ आपको आनी चाहिए, ये मार्क करना आपको आना चाहिए। सबसे पहले पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? ए बी। गिवन दिस डेटा विच आई हैव अंडरलाइन, हाउ डू यू थिंक यू शुड फाइंड ए बी? वैसे तो दो मेथड होते हैं, रूट भी बना सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं। ज्यादा आसान ब्रेक करना होता है, आप ब्रेक करके निकालो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको ब्रेक करने की इजाजत दे रहे हैं। रूट भी आसान होता है, बिल्कुल आप रूट बना के भी कर सकते हैं। यू शुड बी कंफर्टेबल विद बोथ। सी डी, अब देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चला गया ना, मैंने गलती कर दी। जब मुझे पता है यहाँ पे रेशियोज बने हुए हैं, तो पहले मुझे रेशियो से वेक्टर्स निकालने चाहिए थे। बट इट्स वेरी इजी, अगर 1 रेशो वाला वेक्टर बी है, तो 2 रेशो वाला वेक्टर 2 भी होगा। वरना आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आपको करना है, बट इट्स सो ऑब्वियस। अगर 1 रेशो वाला वेक्टर बी है, तो 2 रेशो वाला वेक्टर 2 भी होगा। अब सी डी निकाल लो। हैदर क्या रूट होगा? कहां से कहां जाएंगे? अगर हमें सी से डी जाना है, आपको सी से स्टार्ट करना है और डी पे खत्म करना है, तो आप पहले सी से ओ पर आएंगे, ओ से फिर डी पे चले जाएंगे। हैदर सी ओ का आंसर क्या बनेगा?
लेकिन उल्टा जा रहे हैं। -2a, उल्टा जा रहे हैं, ठीक है, साइन ऑपोजिट हो जाएगा। -2a, और ओ से लेके डी तक कितना बनेगा? 3b, टोटल बनेगा 3b। शेरोज इसका एलसीएम लेगा, बाकी बच्चा अगले पार्ट पे चले जाए। इतना ज्यादा रोजा लग रहा है शेरोज, इसका एलसीएम। चले आप कॉमन बोल देते, एलसीएम। अच्छा भाई, एक और रेशियो आ गया यहाँ पे, सीई का रेशियो। ओ, और उसने बोला ई इज द पॉइंट ऑन सी डी। अब सी डी वाली लाइन पे है कहीं पॉइंट ई, अपनी मर्जी से लगा दो। ऐसे लगाना कि सीई का जो रेशियो है वो 1 बने और ई डी का 2 बने। तो ई को किससे करीब होना चाहिए? सी से करीब होना चाहिए। ये 1 है और ये 2 है। मजे की बात ये है कि हम ऑलरेडी सी डी निकाल चुके हैं, यानी कि कौन से रेशो का वेक्टर मुझे ऑलरेडी पता है, पूरे सीडी का, जिसका रेशो क्या है? जिसका रेशो क्या है? 3, उसका वेक्टर मैं निकाल चुका हूं। तो अब मैं 1 रेशो वाला भी निकाल सकता हूँ, 2 रेशो वाला भी निकाल सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, हमें क्या निकालना है? बीई निकालना है। पहले बी का रूट बना लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा वेक्टर निकालना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अगर मुझे बी से ई जाना है तो मैं पहले बी से डी जाऊंगा और फिर डी से ई जाऊंगा। ओके, बी डी प्लस डीई। अब जब मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 रेशियो वाला वेक्टर माइज निकालूंगा तो माइज ही मुझे आंसर करेगा। मुझे 2 रेशियो वाला जो वेक्टर मिलेगा वो कौन सा वेक्टर होगा? ई डी, करेक्ट, ई डी। ई डी, ई डी मिलेगा, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए? तो मुझे उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। लेकिन माइज ये आपने कैसे बताया कि ईडी मिलेगा? हाउ डिड यू नो ईडी मिलेगा? बिकॉज आप ईडी डीई इन्नी मिन्नी करते रहे और मैंने आखिर में बता दिया कि ईडी मिलेगा। नहीं, क्योंकि जो हम वेक्टर यूज करेंगे ईडी निकालने के लिए वो कौन सा वेक्टर है? सीडी। और सीडी का डायरेक्शन किस तरफ है? नीचे की तरफ। तो ईडी मिलेगा, डीई नहीं मिलेगा, इस वजह से। ठीक है, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। मुझे 3 रेशो वाला वेक्टर पता है सी डी, जो मैंने निकाला था, -2a+3b। और मैं कौन से रेशो वाला वेक्टर निकाल? 2 रेशो वाले वेक्टर के सामने मैं क्या लिखूं? ई टी। एक्स नहीं लिखा करो प्लीज, वेक्टर इसके अंदर प्रॉपर वेक्टर लिखा करो, कौन सा मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अभी मैंने इसको इंग्लिश करके नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, अभी तो मुझे बहुत सारी वर्किंग करनी है। अभी तो मुझे इस ईडी के साइंस चेंज करके यहाँ पुट करना है। क्या बात है आपकी? सर वो ऐसा है सर, मैं हुआ किया सर तो ब्रैकेट के बाहर वो लिखा और 3 से नीचे क्या लो बचे पूरे नीचे आया सर, वो 3 प्राइम ब्रैकेट वाला पूरा। हाँ तो, हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मिकाइल, आपको अभी इंग्लिश करके लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी इसको आप यहाँ पुट करेंगे साइंस चेंज करके, फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, अभी तो बहुत वर्किंग करनी है, तो अभी इंग्लिश ना करो, इट्स यूजलेस टू डू इट इंग्लिश राइट नाउ। कंप्लीट द सोल्यूशन प्लीज। तो
हाँ लेकिन सॉल्व तो कर लो। आंसर आ गया फाइनल। ये फाइनल आंसर बता रहे हैं। ओके लेट्स सी। किसका? ठीक है, ईजी तो हो गया था ना। अभी मुझे फाइनल आंसर निकाल के बताओ। बी डी। बी डी कितना था? सही है, हमने इस पे मार्क कर लिया था। बी डी वॉज टू बी। और इसके साइंस चेंज होकर आएगा यहाँ पे, तो क्या लिखना चाहिए? यस, +4a -6b/3। डिनोमिनेटर का साइन नहीं चेंज कर देना, सिर्फ न्यूमरेटर के साइन चेंज होंगे। इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो। ओके, फाइनल आंसर शायद सही आना चाहिए, बाकी मेथड आप जो भी यूज करें। 6b से 6b कैंसिल हो रहा है। 4a/3। यहाँ पे कैसे एलसीएम ले लिया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये एलसीएम लिया हुआ है 3, इसमें एलसीएम कैसे ले लिया आपने? अलग अलग कर दिया और हाँ फिर 3 से 6 कैंसिल कर दिया। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। अच्छा, मेरा आंसर आ रहा है 4a/3। 4/3 टाइम्स ऑफ ए। के टाइम्स ऑफ ए। ए से पैरेलल होना चाहिए। बीई वाला वेक्टर ए वाले वेक्टर से पैरेलल होना चाहिए। क्या बीई वाला वेक्टर ए वाले वेक्टर से पैरेलल लग रहा है? के टाइम्स आ रहा है ना, 4/3 ए आ रहा है। के टाइम्स ऑफ ए आ रहा है। व्हाट इज द लास्ट पार्ट? स्पेशल नेम, स्पेशल टाइप ऑफ quadrilateral ई बी ए बी ई सी। ए बी ई सी, जिसमें सिर्फ दो साइड्स पैरेलल होती हैं, ऐसे शेप्स को क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम। काइट कहाँ से लगी? ट्रेपीजियम बोला, कोई काइट बोल रहा था। काइट तो ऐसी होती है सारा। रोम्बस होने के लिए चारों लेंस बराबर होनी चाहिए। रोम्बस होने के लिए चारों बराबर होनी चाहिए। इट इज अ ट्रेपीजियम। And the last question that we will do today is question number 38. नहीं, हमें कल की क्लास भी लगेगी वेक्टर्स में। उसके बाद पहले मेंसुरेशन करेंगे। पूरा मेंसुरेशन कंप्लीट नहीं करेंगे, इतना मेंसुरेशन कर लेंगे कि हमारा पेपर 1 के क्वेश्चंस निकले, क्योंकि हम पेपर 1 में मेंसुरेशन छोड़ रहे हैं और मेंसुरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसफॉर्मेशन से। ट्रांसफॉर्मेशन आपका पेपर 1 पेपर 2 में से किसी एक पेपर में आता है, एक क्वेश्चन। मेंसुरेशन पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है, और कम से कम दोनों पेपर्स के मिला के कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं। तो मेंसुरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 38 पार्ट ए। दोनों के क्या निकालने, और फिर उन मैग्नीट्यूड्स को क्या करना है, प्लस। तो पहले ओपी का मैग्नीट्यूड निकालो। आई वोंट फाइंड इट फॉर यू, यू विल फाइंड इट योरसेल्फ। यस, वेरी गुड। मगर वर्किंग दिखा दो तो ज्यादा अच्छा। ओपी का मैग्नीट्यूड 5 आना चाहिए। इसका तो डायरेक्ट बताना चाहिए आपको। √4 विच इज 2। फाइनल आंसर 7।
मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पार्ट पे हमें एक इक्वेशन दी हुई है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पीटी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ पी क्यू। डायग्राम से जरा कोई कनेक्शन बता सकते हो इसका? कोलिनियर, पीटी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ पी क्यू, कोलिनियर है। खैर, हमें वो कह रहे ओटी निकालो। अब मैं इसमें से ओटी कैसे निकालूं? अलग करके। वेरी गुड। पीटी को ब्रेक करो और पीक्यू की जगह पे पीक्यू का वेक्टर डाल दो। ये तो बहुत आसान सवाल है। ओटी माइनस ओपी। यस। ओटी नहीं पता? ओटी तो निकालना है। ओटी तो निकालना है सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ओटी तो पता ही नहीं। ओटी फाइन करना है। ओटी माइनस ओपी के टाइम्स ऑफ पी क्यू। पी क्यू के अंदर पी क्यू डालो। इसमें कोई समझने का है ही नहीं। क्या है इसमें समझने का? आपको कौन सा वेक्टर निकालना है? आपको कौन सा वेक्टर निकालना है? ओटी निकालने, और ये चीज दी हुई है। अब इसमें से ओटी कैसे निकालोगे? पीटी को ब्रेक कर दो और पीक्यू के अंदर पीक्यू डाल दो। आ गया ओटी। और आप डायग्राम से भी निकाल सकते थे शेरोज, अगर बहुत मुश्किल लग रहा था। ओटी निकालने का मतलब आपको ओ से कहां तक जाना है? तो आप पहले ओ से कहां जाएंगे? ओ से पी, और फिर पी से टी। ओ से पी तो ओपी तो दिया हुआ है, और पीटी भी तो दिया हुआ है। पीटी इसके बराबर है। ओपी एस -3 4 2 K 0। जब -3 4 वहां जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा? नहीं तो 2K - 3 नीचे 4। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कंफर्म दिस आंसर। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। खुद से करो ना, कॉपी क्यों कर? कुछ कांस्टेंट भी तो लगाओगे। के को ऑलरेडी क्वेश्चन में है, एम यूज कीजिएगा। एम, क्योंकि मिकाइल का नाम एम से आता है। यस। Okay, in the last part it says OT and M lie on a straight line which confirms कि ये तीनों points कोलिनियर हैं। तो हम लिख सकते हैं ओ एम इज इक्वल टू, के नहीं लगाना क्योंकि के क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज हुआ है। एम टाइम्स ऑफ ओटी भी कर सकते हैं हम। ओ एम इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ टी एम भी कर सकते हैं। तो हमें क्या यूज करना चाहिए? जिसमें ओ एम आ रहे हैं और ओ टी आ रहे हैं, क्योंकि वो दोनों हमें पता है। पता है, दिया हुआ है, दिया हुआ है उन्होंने। चेक कर लेते हैं।
मर्जी आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनल आंसर शेरोज एम का होना चाहिए या के का होना चाहिए? के का होना चाहिए। एम अलग अलग आएगा मेरा और आपका, लेकिन के सही आएगा। तो भाई ये बड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे यहाँ पे एम लगा के मल्टीप्लाई करना। तो मैंने अब सोचा है कि मैं एम यहाँ नहीं लगा रहा, मैं एम यहाँ लगा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से एम हटा रहा हूँ और मैं एम इस साइड पे लगा रहा हूँ ताकि मेरी वर्किंग आसान हो जाए, क्योंकि हमारी मर्जी होती है कहाँ लगाने। 24m, 16m, 2k-3 एंड 4। अब आप इक्वेट कर दें दोनों को इंडिविजुअली। पहले किसकी वैल्यू मिलेगी? और वो m की वैल्यू कितनी आएगी? बिल्कुल सही, 1/4, और वो 1/4 हम यहाँ पुट कर देंगे। बाईस आपका के कितना आ रहा है? ठीक है, अब मैं दो आसान से क्वेश्चंस आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल भी घर पे वेक्टर्स नहीं करेंगे और आप सब कुछ क्लास में ही करेंगे तो फिर पेपर में वेक्टर्स नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, 2 इजी क्वेश्चंस ऑन वेक्टर्स। जिसमें से एक आप मार्क कर लीजिए 35। मुझे कंफर्म कर दीजिए 35 हमने किया हुआ तो नहीं है? ओके, क्वेश्चन नंबर 35। और एक आप मार्क कर लीजिए 32। 35 एंड 32। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। 35 एंड 32।